जय हिंद साथियों। पीएससी के द्वारा मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन और मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास एवं जनजाति साहित्य। तो पार्ट ए का पाठ्यक्रम दिया गया है। एमपीपीएससी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करता है उसमें पार्ट ये पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम इसको मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की एक मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें कि पूरा हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास थ्योरी के रूप में कवर करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश का प्रादेशिक काल, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौहयुगीन संस्कृति, महापाषाण संस्कृति, मध्य प्रदेश में वैदिक काल, महाजनपद काल, मध्य प्रदेश में मौर्य काल, मध्य प्रदेश में गुप्त काल, मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार राजवंश, मध्य प्रदेश में स्वतंत्र क्षेत्र एवं राजवंश और मध्य प्रदेश में तोमर राजवंश। और मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसको प्राचीन इतिहास में मध्य प्रदेश के इसका जिक्र कहीं पर भी नहीं होता है। तो यह पार्ट आपका कवर हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, जिसमें कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो एमपीपीएससी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करता है उस और सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट रहेगा। और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी यह दिया गया है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, प्रमुख राजवंश, यह है हमारा पार्ट कवर हो जाएगा। एमपीपीएससी सहायक संचालक परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा, सहायक संचालक उद्यान, असिस्टेंट प्रोफेसर, एफएसओ, आरटीओ इंस्पेक्टर, खनिज अधिकारी, जितनी भी परीक्षा आयोजित करता है इन सभी में इस पार्ट से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, इसमें कि हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, ये पूरा जितना भी पार्ट हमने अभी पाठ्यक्रम में आपको बताया पूरा कवर करेंगे थ्योरी के रूप में। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। मध्य प्रदेश के इतिहास और पुरातात्विक अतीत का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। मध्य प्रदेश भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का केंद्र रहा। मध्य प्रदेश का इतिहास एवं पुरातन संस्कृति पाषाण युगीन है। इस समय मानव पशुओं की भांति जंगल, गुफाओं एवं पेड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करता था। इस काल के साक्ष्य में पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के इतिहास को हम लिपि लेखन कला के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है इस समय लिपि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, अतः इस काल की जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से होती है। पुरापाषाण काल से लेकर महापाषाण काल का इतिहास, जब इतिहास शुरू हुआ तब उस समय लेखन शैली या लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए उस समय जो प्राग ऐतिहासिक काल के समय में पुरापाषाण काल और महापाषाण काल को इसमें शामिल किया गया। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि लेखन कला प्रचलित थी, लेकिन लिपि अपठनीय थी, मतलब यहाँ पर लिपि का भी ज्ञान नहीं था और लेखन शैली का भी ज्ञान नहीं था, दोनों चीज़ें। यहाँ पर लिपि और लेखन दोनों का ज्ञान था, लेकिन जो लिपि लिखी हुई थी उसको पढ़ा नहीं जा सकता था इसमें। तो यहाँ पर जानकारी केवल पुरातत्व स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे हड़प्पा काल से वैदिक काल तक का समय जो आता है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिपि का भी ज्ञान था, लेखन कला थी और उसे पढ़ा भी जा सका। तो इस काल की जानकारी पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों से हमको प्राप्त होती है। महाकाव्य काल से लेकर अभी तक का जो इतिहास है पूरा। मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें पुरातात्विक विरासत की, यहाँ से कई बार प्रश्न आता है, इस मैप से आप कई प्रश्न यहाँ से बनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे मंदसौर में कौन कौन से पुरातात्विक या प्राचीन स्थानों के नाम है। आवरा और इंद्रगढ़, आवरा इंद्रगढ़ मंदसौर से हैं। कायथा डोंगवाला, ये कहाँ के हैं? नागदा उज्जैन के हैं। नवदा टोली और कसरावत, ये खरगोन से संबंधित। हथनौरा जो प्राचीन स्थल है ये सीहोर में है।
आदमगढ़ और खेड़ी नामा नर्मदापुरम से संबंधित है, नर्मदापुरम राय से, नर्मदापुरम होशंगाबाद से। भीमबेटका रायसेन में स्थित है, कई बार इसका प्रश्न आया है। देऊर कोठार ये त्योंथर रीवा में है। भरहूत स्तूप जो है सतना में, ये भरहूत एक गांव है वहां पर है। जैसे एरण, एरण जो स्थान है सागर में, ठीक है। भरहूत भी प्राचीन स्थल सतना में इसका संबंध है। तो इस तरह से हमको इनको आपको याद रखना है, कई बार इनसे प्रश्न बन जाते हैं। मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल, तो मध्य प्रदेश के इतिहास का उद्भव प्राग ऐतिहासिक काल से माना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण युग से शुरू होता है। इस काल के पुरातात्विक साक्ष्य मध्य प्रदेश के भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन, पचमढ़ी जैसे पुरास्थल से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर मानव इतिहास के सुविधापूर्ण अध्ययन के लिए प्राग ऐतिहासिक काल को विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया जा सकता। तो मध्य प्रदेश में फर्दर हम प्राग ऐतिहासिक काल को, इस काल की क्या विशेषता थी कि लिपि का भी ज्ञान नहीं था और लेखन शैली भी उस समय विकसित नहीं थी, इसलिए केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही इसकी जानकारी मिली है। तो इसको पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, फिर इसके बाद ताम्रपाषाण काल, लौह युगीन संस्कृति, महापाषाण संस्कृति। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति दो भागों में विभाजित थी, मालवा और कायथा संस्कृति। सबसे पहले पुरापाषाण काल की बात करते हैं। तो पुरापाषाण काल में नर्मदा घाटी में हथनौरा, जो कि सीहोर में नामक स्थान से मानव की खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से ही मिला है। नर्मदा घाटी से सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल एवं उपकरण प्राप्त हुए। नेक्स्ट स्थल है महादेव पिपरिया, जो कि होशंगाबाद नर्मदापुरम में है। खोज सुपेकर महोदय एवं HD संकालिया को पुरापाषाणिक 860 औजार मिले। इसी प्रकार भीमबेटका हुआ, बेतवा नदी घाटी से भी औजारों की प्राप्ति हुई। सोन नदी घाटी से निसार अहमद ने कई उपकरणों की खोज की, कई बार इनके खोजकर्ता का नाम आ जाता। मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य सोन घाटी, नाहरगढ़, मंदसौर, सीहोर, इंदौर, भीमबेटका से प्राप्त हुए। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण भीमबेटका, रीवा, सोन घाटी क्षेत्र एवं शहडोल से प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा गुफा समूह भीमबेटका ही है। ये गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो हथनौरा जो है ये, और महादेव पिपरिया, ये स्थल हैं पुरापाषाण कालीन। अब आता मध्य पाषाण काल की यदि बात करें, तो मध्य पाषाण काल में अस्त्र, शिमला पहाड़ी, भीमबेटका रायसेन और आदमगढ़ शैलाश्रय होशंगाबाद वर्तमान नर्मदापुरम। तो मध्य पाषाण काल की बात करें तो खोज इस काल की सभ्यता के प्रमाणों का पता लगाने के लिए BV मिश्रा के द्वारा उत्खनन का कार्य संपन्न कराया गया। इनके द्वारा भीमबेटका, अबोदुल्लागंज, रायसेन से ब्लेड उपकरण की खोज की गई। आदमगढ़ शैलाश्रय, कई बार आएगा कि मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ शैलाश्रय कहाँ है, नर्मदापुरम में। किसने खोज की, RB जोशी ने। मध्य पाषाण कालीन लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस काल के औजार नर्मदा, बेतवा, चंबल एवं इनकी सहायक नदी घाटियों में पाए गए। नवपाषाण काल की बात करें हम, तो नवपाषाण काल में स्थायी निवास और कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्थान जबलपुर में नर्मदा नदी के भेड़ा घाट, तिलवारा घाट तथा लमेहटा घाट में 9 पाषाणकालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। बैरागढ़ भोपाल के शैलाश्रयों से अर्ध चंद्राकार समलंब जैसे 9 पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। भोपाल के ही मनुआन टेकरी, नेवरी गुफा से लघु 9 पाषाण काल
उपकरण प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में स्थित ऐरण सागर, छतरपुर, जतकारा, दमोहटा, जबलपुर आदि क्षेत्रों से भी आंशिक रूप में नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण है। कई बार प्रश्न आ जाएगा कि ऐरण सागर किस कौन सा पुरापाषाण से संबंधित है, मध्य पाषाण या नवपाषाण? तो नवपाषाण से संबंधित है। अर्धचंद्राकार समलंब उपकरण भोपाल से, कुल्हाड़ी जो है ऐरण सागर से, हटा दमोह से भी कुल्हाड़ी, और मानव बस्तियों के साक्ष्य जबलपुर से। कुछ प्राचीन नगर हैं और उनके वर्तमान नाम, जैसे कि भेलसा बेसनगर विदिशा का, दसपुर जो है मंदसौर, अवंती अवंतिका उज्जैन, सादियाबाद मांडू का पुराना नाम, महेशमती महेश्वर खरगोन का, मंदाता ओंकार से रेश्वर खंडवा, काकड़ाव सांची का, बूढ़ा बूहा बालाघाट, रामनगर डिंडोरी, आम्रकूट जो है अनूपपुर का, विराटपुरी या बिशपपुरी सुहागपुर शहडोल, मुड़वारा का कटनी, दिलीप नगर दतिया, और गोपांचल ग्वालियर का। कई बार इनसे प्रश्न बन जाता है, इनको एक बार अच्छे से देख लें। मध्य प्रदेश के अब प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और उनकी विशेषता, जो ऊपर हमने पढ़ा था, जैसे हथनौरा जो है सीहोर में, नर्मदा घाटी में हथनौरा सीहोर नामक स्थान से मानव की खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए। मंदसौर की बात करें तो इसका उत्खनन 22-23 ईस्वी में केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ उत्खनन का कार्य किया गया। विशेष यहाँ राजपूत शासकों के समकालीन एक अभिलेख मिला है। उत्खनन में ईंटों से बना बृहत भवन, द्विमुखी पुरुष का सिर, विशाल शिवलिंग तथा शिव की एक विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई, जो जमीन में आधी गड़ी हुई। यहाँ गुप्तकालीन मंदिर के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ शिवना तट पर विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है। पवाया ग्वालियर। प्राचीन नाम पवाया को प्राचीन काल में पद्मावती के नाम से भी जाना जाता था। शासक पद्मावती प्राचीन काल में नाग शासकों की राजधानी थी। विशेष जो है महाकवि भभूति ने मालती माधव नाटक में इस नगर की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा कि महाकवि भभूति ने मालती माधव नाटक में किस नगर की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया? तो पवाया ग्वालियर। ग्यारसपुर विदिशा, यहाँ 10वीं शताब्दी का एक अभिलेख मिला है, जिसमें चामुंडराज, शिवगढ़ और महेंद्रपाल का उल्लेख मिलता है। उत्खनन वर्ष 1933 में हिंडोला तोरण के निकट इसका उत्खनन किया गया। विशेष यहाँ से एक वैष्णो मंदिर का भी अवशेष प्राप्त हुआ है। यहाँ से केवल तांबे का एक सिक्का मिला है, जो मालवा के शासक गयासुद्दीन का था। कसरावत खरगोन, यह महेश्वर के निकट ही स्थित है। कसरावत से प्राप्त अवशेष बौद्धकालीन संस्कृति से जुड़े हैं। वैसे यहाँ से बौद्ध स्तूप, मृदभांड, निवास गृह, धातु की बनी वस्तुएं, मिट्टी की बनी वस्तुएं, सिक्के तथा शिलालेख प्राप्त हुए। बात करते हैं उज्जैन की, तो उज्जैन भी यह क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ एक प्राचीन शहर है। उत्खनन 3839 ईस्वी में यहाँ सर्वप्रथम उत्खनन ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग के निर्देशन में किया गया था। विशेष यहाँ मिट्टी के बने कूप, वलय, मिट्टी के खिलौने, वृत्ताकार भांड, आहत, सिक्के आदि प्राप्त हुए। यहाँ स्थित वैश्य टेकरी, कई बार प्रश्न आया है इसका, तो याद रखिएगा। वैश्य टेकरी में टेली की प्राप्ति हुई, साथ ही विशाल स्तूप के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ श्री NR बनर्जी के निर्देशन में 1995 ईस्वी में महत्वपूर्ण उत्खनन का कार्य करवाया गया था। इस उत्खनन में यहाँ काले और लाल रंग से पुते हुए तांबे, मिट्टी तथा मूल्यवान पत्थरों से बने विभिन्न प्रकार के आभूषण प्राप्त हुए। 14वीं शताब्दी के कई महत्वपूर्ण अवशेष, जैसे चमकीले मृदभांड के ठीकरे, ईंट तथा पत्थर के बने भवनों के अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं। महेश्वर खरगोन, तो बौद्ध ग्रंथों में इसे अवंतिका जनपद की द्वितीय राजधानी कहा गया। अन्य नाम है, प्राचीन समय में इसका नाम जो है महेशमती था। नवदा टोली खरगोन, तो HD संकालिया के निर्देशन में यहाँ का उत्खनन कार्य किया गया। स्थान नर्मदा के तट पर नवदा टोली नामक स्थान रिक्त है। यहाँ से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से 400 से अधिक ताम्रपाषाण युगीन औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए। त्रिपुरी जबलपुर, उत्खनन 1952-53 ईस्वी में उत्खनन
त्रिपुरी में उत्खनन किया गया। राजधानी 1000 ईसा पूर्व में यह कलचुरी राजाओं की राजधानी थी। विशेष यहाँ पर बौद्ध धर्म संबंधी अवशेषों की प्राप्ति हुई है। उदाहरण त्रिरत्न चिन्हांकित मृदभांड की प्राप्ति। ताम्र पाषाण युगीन टुकड़े मिले हैं। यहाँ पीतल की दांतेदार चूड़ियाँ, लोहे की चूड़ियों की भी प्राप्ति हुई है। कई पुरातत्ववेत्ताओं ने इसके धातु उपकरण बनाने वाले छोटे ग्रह के रूप में होने की संभावना व्यक्त की है। इस स्थान पर मौर्य युगीन मुद्राओं की भी प्राप्ति हुई है। ऐरण सागर उत्खनन हुआ 1960-61 ईस्वी में। इस स्थल का उत्खनन सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कृष्ण दत्त वाजपेयी के निर्देशन में किया गया था। विशेष ऐरण बीना नदी से घिरा हुआ है। यहाँ से ताम्र पाषाणकालीन औजार तथा अवशेष मिले हैं। ऐरण में सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण मिलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस प्राचीन स्थल में सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण मिला है? तो ऐरण में। ताम्र पाषाणकालीन काले और लाल की प्राप्ति के अलावा यहाँ से बड़ी मात्रा में आहत सिक्कों की प्राप्ति हुई है, जो लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। बेसनगर विदिशा अन्य नाम जो है इसका। ब्राह्मण व जैन ग्रंथों में विदिशा का नाम बेसनगर है। 1913-14 ईस्वी में इस स्थल का उत्खनन D.R. भंडारकर ने किया था। जैसे यहाँ से हेलोडेरियस का स्तंभ है, वैष्णव धर्म से जो संबंधित है, प्राप्त हुआ है। जिस बेसनगर को गुप्त काल के शासकों का समकालीन भी माना जाता है। यहाँ मौर्य काल से संबंधित साक्ष्य भी मिलते हैं। ताम्र पाषाण युगीन, शुंगवंशी, सातवाहनकालीन, कुषाणकालीन तथा पूर्व मध्ययुगीन सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट है हमारा ताम्र पाषाण काल, मध्य प्रदेश से संबंधित ताम्र पाषाण काल। तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग ताम्र पाषाणिक संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। प्रमुख उत्खनित स्थल है मालवा, कायथा, उज्जैन, ऐरण सागर, नवदा, टोली, खरगोन, महेश्वर आदि। विशेष इन स्थानों पर उत्खनन से मृदभांड, धातु निर्मित बर्तन एवं उपकरण आदि प्राप्त हुए। 1869 ईस्वी में जबलपुर से कुल्हाड़ी, तांबा एवं टिन निर्मित के साक्ष्य प्राप्त हुए, जबकि वर्ष 1970 में डोंगरिया बालाघाट के समीप ग्रामीणों को 424 तांबे के उपकरण एवं 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए। मालवा संस्कृति को दो भागों में बांटा जा सकता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ये मालवा संस्कृति, और कायथा। सबसे पहला है मालवा संस्कृति। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नौदा, टोली और महेश्वर के उत्खननों से विशिष्ट रूप की ताम्र पाषाणिक सभ्यता प्रकाश में आई। इसे मालवा, नौदा, टोली ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। नौदा टोली नर्मदा घाटी के उत्तरी तट पर तथा महेश्वर नर्मदा घाटी के दक्षिणी तट पर स्थित है। नौदा टोली जो है नर्मदा नदी घाटी के उत्तरी तट पर, जबकि महेश्वर नर्मदा घाटी के दक्षिणी तट पर स्थित है। सर्वेक्षण करता है इसके HD संकालिया। अन्य स्थल हैं नागदा, ऐरण, कायथा, अनोती एवं इनाम गांव। नौदा टोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अवस्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य HD संकालिया के नेतृत्व में हुआ था। मालवा संस्कृति की एक मुख्य विशेषता चिन्हित काले लाल मृदभांड है। इन्हें मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। नौदा टोली से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि उत्पादनों के भंडारण से बनाए गए एक बड़े मर्तबान की प्राप्ति हुई। मर्तबान के दाईं ओर एक स्त्री की आकृति अंकित है। ऐरण सागर, आवरा, मंदसौर और कायथा नागदा उज्जैन में। और कृषि मर्तबान नौदा टोली खरगोन में। कायथा संस्कृति की बात करें तो इसका परिचय। कायथा मध्य प्रदेश की प्राचीनतम ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है। इसकी अवस्थिति कायथा उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर चंबल की सहायक नदी काली सिंध के दाएं तट पर स्थित है।
खोज वर्ष 1964 में BS वाकड़कर ने की थी। यहाँ के निवासी मिट्टी और बांस से बने घरों में निवास करते थे। कायथा को बराह मेहर की जन्मभूमि के लिए भी जाना जाता। मालवा के विभिन्न स्थलों से भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इन मृदभांड का अलंकरण ऊपरी आरेख एवं चिपकावा विधि द्वारा काले व गुलाबी रंग से किया गया है। इसे मालवा की मृदभांड परंपरा कहा जाता है। यहाँ के निवासी गृह निर्माण में मिट्टी और बांस का प्रयोग करते थे। इस संस्कृति का आर्थिक ढांचा ग्राम प्रधान था। यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य कृषि एवं पशुपालन था। HD संकालिया ने इस संस्कृति की तिथि 1000 से 500 ईसा पूर्व अनुमानित की थी, परंतु रेडियो कार्बन विधि के अनुसार इसकी तिथि 1700 से 1200 ईसा पूर्व होती है। अब बात करते हैं लौह युगीन संस्कृति की। तो लगभग 1000 से 950 ईस्वी में लोहे की खोज के बाद के काल को लौह युगीन संस्कृति और उत्तर वैदिक काल कहते हैं। मध्य प्रदेश मुरैना भिंड और ग्वालियर क्षेत्र में लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। चित्रित धूसर भांड लौह युग की पहचान है। अब है महापाषाण संस्कृति या मेगालिथ। दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों से निर्मित कुछ समाधियां प्राप्त हुई जिन्हें महापाषाणी स्मारक या मेगालिथ कहा जाता है। जिस काल में इनका निर्माण हुआ उसे महापाषाण काल कहते हैं। मध्य प्रदेश में ये स्मारक रीवा तथा सिवनी जिलों में पाए गए। अब है नेक्स्ट मध्य प्रदेश में वैदिक काल। तो इस काल का आदि ग्रंथ ऋग्वेद है। भारत में आर्यों का आगमन सर्वप्रथम पंचनद प्रदेश में हुआ था। उत्तर वैदिक काल की कुछ अनार्य जातियों के नाम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होते हैं। ये जातियां मध्य प्रदेश के अंतर्गत घने जंगलों में निवास करते हैं। इन्हें निषाद के नाम से जाना जाता, विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। इनका उल्लेख उत्तर वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों एवं आरण्यकों में मध्य प्रदेश से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। कौशितकी उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण एवं वैदिकोत्तर साहित्य में रेवोत्तरम का उल्लेख मिलता है, जिसे वेबर ने रेवा नदी माना है। रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंड व महाकांतार के घने वन थे। अयोध्या के राजा दशरथ ने समकालीन यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक थे। राम के भाई शत्रुघ्न के पुत्रों शत्रुघातों ने दसाण वर्तमान विदिशा पर शासन किया था, जिसकी राजधानी कुशावती वर्तमान कुशीनगर थी। हम बात करते हैं महाभारत काल की। तो पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय मध्य प्रदेश के वनों में व्यतीत किया था। महाभारत के युद्ध में इस क्षेत्र के राजाओं का भी योगदान था। महाकाव्य काल के प्रमुख नगर हैं विराटपुरी यानी सोहागपुर, महेशमती महेश्वर, उज्जैनी उज्जैन में थे। पौराणिक दृश्य की बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार कारकोट के नागवंशी शासक नर्मदा के किनारे काबे नामक स्थान पर शासन करते थे। अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मंधाता ने नागवंशी शासकों और गधों के संघर्ष की स्थिति में अपने पुत्र पुरुकुत्स को नागों की सहायता के लिए भेजा। पुरुकुत्स की सेना ने गंधर्वों को पूरी तरह पराजित किया। इस विजय से प्रसन्न होकर नाग शासक ने अपनी पुत्र रेवा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया। बाद में पुरुकुत्स ने अपनी पत्नी रेवा का नाम नर्मदा रख दिया। इसी वंश के शासक मुचकुंद ने नर्मदा के किनारे अपने पूर्वज मंधाता के नाम पर मंधाता नगरी ओंकारेश्वर की स्थापना की थी, जो वर्तमान खंडवा जिले का क्षेत्र। पुराणों में वर्णन है कि सतपुड़ा व विंध्य प्रदेश के वनों में कभी निषाद जाति के लोग निवास करते थे, जिनका आर्यों से मधुर संबंध था। अनुश्रुतियों के अनुसार अंतिम मनु वैवस्वत हुए, जिनके 10 पुत्र थे। इनमें कारुस नामक पुत्र से करण यश चला तथा कारुस देश की स्थापना हुई, जो वर्तमान रीवा के आसपास बघेलखंड में स्थित था। प्रमुख नदियां इस काल के शासक यदु का चर्मावती चंबल, सुक्तिमती केन तथा नेत्रवती बेतवा नदी की जलधाराओं में सिंचित
प्रदेश पर शासन था। यदु के दो पुत्र क्रोष्ट और सहस्रजित हुए। सहस्रजित की संतान है कहलाई। है वंशी राजा महेशमत ने महेशमती नगर बसाया, जो वर्तमान में महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। विदर्भ के यादव वंशी शासक कौशिक ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर चरमनावती, चंबल और सुक्तिमती केन नदी के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड राज्य में स्थापित किया, जो चेदी जनपद कहला। बुंदेलखंड के दतिया जिले का नाम महाभारत में वर्णित कुख्यात दैव दंतवक्र के नाम पर रखा गया। अनुश्रुति के अनुसार विदर्भ के राजा श्री भरत की कन्या दंपति में नलपुर के राजा नल से विवाह हुआ। नल ने ही नलपुर नगर बसाया, जो आधुनिक शिवपुरी जिले में नरवर के रूप में जाना जाता। अब बात करते हैं महाजनपद काल की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। इनमें से दो महाजनपद चेदी व अवंती मध्य प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 16 महाजनपदों में से 2 हैं चेदी व अवंती मध्य प्रदेश में। तो अवंती और चेदी। अवंती की उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी थी महेशमती। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। तो यहाँ पर 2 जो हैं चेदी और अवंती, 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ये 6ठी सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईस्वी तक का मध्य प्रदेश है। विंध्य, तुंडीकेर, चेदी, दक्षिणापथ, दसर्ण, अनूप, वस। चेदी महाजनपद की बात करें तो चेदी महाजनपद में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ भूखंड में विस्तारित था। परवर्ती चेदी राज्य में कत्मुरी वंश का शासन था, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से एक था। राजधानी सुक्तिमती, दसाण, विदिशा, तुंडीकर, तमोही। भौगोलिक दृष्टि से यह यमुना या विंध्य प्रदेश के मध्य स्थित है। शिशुपाल यह चेदी महाजनपद का प्रसिद्ध शासक था। भिंड एवं चंदेरी के क्षेत्र में भी इसके नियंत्रण में थे। शिशुपाल के विशेष में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा इनके वध का उल्लेख मिलता है। जब महाजनपद ने चेदी पर आक्रमण किया था, तब चेदी का शासक था यह। शिशुपाल की मृत्यु के बाद महाजनपद ने चेदी को मगध में मिला लिया था। अवंती महाजनपद। अब स्थिति की बात करें तो महाजनपद उज्जैन प्रदेश के आसपास के क्षेत्र से मिलकर बना था। यह प्रदेश वेत्रवती नदी वर्तमान में वेतवा नदी तथा उत्तर तथा दक्षिणी 2 प्रांतों में विभाजित था। अवंती महाजनपद की बात करें तो उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती राजधानी महेशमती। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती के 2 अन्य प्रसिद्ध नगर कुररघर और सुदर्शनपुर थे। बुद्ध के जीवन काल से मध्य प्रदेश में स्थित अवंती महाजनपद एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र बन चुका था। इस काल में ही अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रसार के लिए महाकात्यायन को अवंती भेजा था। अवंती नरेशचंद्र प्रणोद उनसे बहुत प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। भरहूत, सांची और रीवा के देवर कोठार आदि स्थलों से मिले बौद्ध स्तूपों से मध्य प्रदेश में विभिन्न कालों में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का प्रमाण मिलता है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परिवर्तन से पता चला है कि चौंडप्रद्योत के पुत्र पालक ने वत्सराज पर आक्रमण कर कौशाम्बी पर अधिकार कर लिया था। अवंती महाजनपद के प्रमुख जनपद निम्नलिखित है। प्रशासनिक इकाई वत्स, ग्वालियर, अनूप, निमाण, खंडवा, अनलपुर या नलपुर, शिवपुरी। चंड प्रणोद, इससे भी प्रश्न आ चुका है MPPSC में 1-2 बार। तो यह अवंती का प्रतापी शासक था, जो हाथी कला पालन का विशेषज्ञ भी था। यह महात्मा बुद्ध के समकालीन था। मगध के समकालीन शासक बिंबिसार से इसका के मित्रवत संबंध थे। राजधानी कालांतर में मगध के नागवंशी शासक शिशुनाग ने अवधि को मगध में मिला लिया था। उल्लेख मिलता है कि शिशुनाग की पहली राजधानी मगध व दूसरी राजधानी विदिशा थी। विशेष बिंबिसार ने इसकी बीमारी को ठीक करने के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था।
जीवक ने इनके पांडु रोग को ठीक किया था। बदले में इन्होंने बिंबिसार को 500 हाथी उपहार स्वरूप भिजवाए। चंद्रप्रवृत्त के उत्तराधिकारी क्रमशः गोपालक, पालक, आर्यक हुए। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध का शासक बना एवं मगध व अवंती के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की शुरुआत हुई। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवंशी शासक महापद्मनंद ने नंदीवर्मन की हत्या कर दी एवं अवंती को नंदवंश के रूप में शामिल कर लिया। यहाँ तक हम इसको आज कवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम मौर्य काल से पूरा प्राचीन भारत कवर कर लेंगे। थैंक यू।